एक समय था जब भारत के राजनीतिक गलियारों में एक योग गुरु की तूती बोलती थी। उनसे मिलने के लिए कई मंत्रियों, नौकरशाहों और अमीर व्यापारियों की लाइन लगी रहती थी। उनकी एक आवाज से रातों रात केंद्र में मंत्रियों का तबादला हो जाता था। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन उन्हें कौड़ियों के दाम पर मिल जाती थी। उनके खरीदे हुए विदेशी जहाजों पर भारत में शून्य आयात शुल्क लगता था। यहाँ तक कि उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अपनी हवाई पट्टी तक बना ली थी, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती थी। लेकिन उनकी चाहत के सामने रक्षा मंत्रालय से कोई चूं तक नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की। ब्रह्मचारी की आभा एकदम मसीहा जैसी थी। 6 फुट 1 इंच हाइट और बिखरे हुए बाल। कोई भी उन्हें ईसा मसीह समझ सकता था, जिसके बारे में इंदिरा गांधी अपनी दोस्त को लिखती हैं कि मैंने योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत सुंदर योगी योग सिखाता है। उसकी शक्ल और उसका आकर्षक डील डॉल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उससे बात करना एक तरह की सजा है। वो बहुत बड़ा अंधविश्वासी है। धीरेंद्र एक तरह से गांधी परिवार के सदस्य बन गए थे। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी अकेले पुरुष थे जो योग सिखाने के बहाने इंदिरा गांधी के कमरे में अकेले जा सकते थे और उन्हें अक्सर इंदिरा गांधी के साथ मेज पर बैठकर लंच और डिनर करते हुए देखा जाता था। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के साथ नजदीकी के कारण उन्हें भारत का रासपुतिन कहा जाने लगा। लेकिन आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र राजीव गांधी ने ब्रह्मचारी को अपने परिवार से खदेड़ फेंका। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वो उस चबूतरे पर पहुंच गए जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। वहां से कहा जाता है कि राजीव के एक निर्देश पर धीरेंद्र ब्रह्मचारी को वहां से चुपचाप नीचे उतार दिया गया, जिसके बाद धीरेंद्र की हरकतों से परेशान हुई सरकार ने उन पर विदेशी हथियारों को रखने और बेचने के सिलसिले में एक आपराधिक मुकदमा भी दायर कर दिया। तो साथियों, कैसे बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे गरीब धीरेंद्र चौधरी ने भारत के सबसे बड़े ताकतवर और धनवान गुरु बनने तक का सफर तय किया, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। 12 जुलाई 1923 के दिन बिहार के मधुबनी जिले के छोटे से गांव बसैठ चांदपुरा में एक बालक का जन्म होता है। नाम था धीरेंद्र चौधरी। ये पूरा गांव आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार था, तो धीरेंद्र का घर उनमें अपवाद नहीं था। यानी धीरेंद्र के परिवार में भी अत्यंत गरीबी थी, लेकिन धीरेंद्र की बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि वो बड़े होकर दौलत, शोहरत और इज्जत कमा पाए। इसी सपने के साथ धीरेंद्र काशी पहुंचता है और योग सीखने के लिए महर्षि कार्तिकेय के गुरुकुल में दाखिला ले लेता है। अपने गहन बुद्धि और अनुशासन के बल पर कुछ ही सालों में धीरेंद्र चौधरी एक योग छात्र से योग गुरु बनने का सफर तय कर लेते हैं और बन जाते हैं धीरेंद्र ब्रह्मचारी। शुरू से धीरेंद्र की चाहत थी कि वो देश के सबसे प्रतिष्ठित लोगों को योग सिखाएं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए जरूरत थी लोकप्रियता की, क्योंकि कोई भी नामी व्यक्ति एक अनजान साधु को अपने आसपास भटकने भी नहीं देगा। इसलिए धीरेंद्र ने जम्मू के मानतलाई में अपने पहले योग आश्रम की शुरुआत की, जो श्रीनगर से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है। अब धीरे धीरे धीरेंद्र ब्रह्मचारी जम्मू के आसपास के इलाके में तो प्रख्यात होने लगे, लेकिन उनकी किस्मत तो तब चमकी जब 60 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तबीयत बिगड़ने लगी और वो कुछ दिन छुट्टी लेकर कश्मीर घूमने आए थे। और जब ये खबर धीरेंद्र के कानों तक पहुंची तो वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर पंडित नेहरू के गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर आप मुझसे योग सीखेंगे तो आपके शरीर के समस्त विकार दूर हो जाएंगे। अब क्योंकि पंडित नेहरू भारत के प्राचीन इतिहास से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों तक योग सीखने के धीरेंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे पंडित नेहरू को धीरेंद्र के सिखाए योगासन से लाभ होने लगा और वो दिल्ली जाने के बाद भी रोजाना योग किया करते थे। इस बीच आया साल 1957, जब धीरेंद्र के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें भारत के सियासी मैदान में फर्श से लेकर अर्श पर बिठा दिया। जी हाँ, ये किस्सा है धीरेंद्र और इंदिरा गांधी की पहली मुलाकात का। दरअसल जम्मू के पास एक छोटा सा कस्बा है शिकारगढ़। वर्ष 1957 में इंदिरा गांधी यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी। एक रोज की बात है,
देवदार के घने जंगल से आती हुई बर्फीली हवाओं को महसूस करते हुए इंदिरा एक चट्टान पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक उनके कानों में एक आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई और घोड़ों की चापों में बदल गई। इंदिरा ने जब सिर उठाकर देखा तो श्वेत अश्व पर सवार एक साधु इंदिरा के सिक्योरिटी गार्ड के पास रुका। सफेद वस्त्र पहने लंबी बिखरी जुल्फों वाले इस शख्स ने उनसे पूछा कि क्या वो इंदिरा गांधी हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इंदिरा का सहायक उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन तभी इंदिरा खुद चलते हुए उस शख्स के पास जाती हैं और पूछती है कि बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तब वो शख्स बताता है कि मैं एक योग शिक्षक हूँ और मैंने ही आपके पिता पंडित नेहरू को योग सिखाया था। इंदिरा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से प्रभावित हो जाती हैं और उनके साथ रोजाना योगाभ्यास करने लगती हैं। इस बीच 17 अप्रैल 1958 के दिन इंदिरा ने अपनी दोस्त डोरोथी नॉर्मन को लिखे खत में लिखा था कि मैंने योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत सुंदर योगी योग सिखाता है। उसकी शक्ल और उसका आकर्षक डील डॉल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उससे बात करना एक तरह की सजा है। वो बहुत बड़ा अंधविश्वासी है। अब समय में 14 साल आगे चलते हैं और जानते हैं साल 1971 की उस घटना के बारे में, जब दुनिया को पता चला कि भारत की सियासत में एक ताकतवर योगी के कदम पड़ चुके हैं। दरअसल पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को योग सिखाना शुरू करने के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को राजनीतिक गलियारों में प्रसिद्धि मिलने लगी। उन्होंने दिल्ली की तरफ अपना रुख मोड़ लिया, जहां शुरुआत में उन्होंने डिफेंस कॉलोनी में एक किराए के घर से अपना योग केंद्र चलाना शुरू किया। फिर 1969 में इंदिरा ने ओल्ड गार्ड के किनारे लगाकर कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक इसी समय ब्रह्मचारी को अशोक रोड के पास 1.68 करोड़ की जमीन मिली, जिसे खरीदा गया था महज 50,000 रुपए की कीमत पर, जहां एक भव्य योगाश्रम बनाया गया। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी न सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि कई राजनेताओं को योग सिखाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुयायी बन गए थे। साथ ही उन्होंने कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी दोस्ती कर ली थी। इस बीच 1971 में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद इस योग गुरु ने अपने कुछ पत्रकार दोस्तों को कैबिनेट की लिस्ट थमाई। उस वक्त उन्हें लगा कि धीरेन्द्र बस अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि वो तांत्रिक और ज्योतिष विद्या में माहिर थे। लेकिन इस घटना के कुछ रोज बाद जब कैबिनेट का आधिकारिक ऐलान हुआ, तब राजनीतिक गलियारों में सभी के होश उड़ गए, क्योंकि एक कैबिनेट योग गुरु की लिस्ट से 100% मैच हो रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी गांधी परिवार और कांग्रेस की हाईकमांड के कितने करीब हो गए थे। वरिष्ठ पत्रकार कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि दिल्ली में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के विश्वायतन योग आश्रम को शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक बड़ा अनुदान मिलता था और स्वामी को आवास मंत्रालय की ओर से जंतर मंतर रोड पर एक सरकारी बंगला भी आवंटित किया गया था। वो आगे बताती हैं कि 70 के दशक में ब्रह्मचारी संजय गांधी के बहुत नजदीक हो गए थे और एक तरह से गांधी परिवार के सदस्य बन गए थे। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी अकेले पुरुष थे जो योग सिखाने के बहाने इंदिरा गांधी के कमरे में अकेले जा सकते थे और उन्हें अक्सर गांधी परिवार के साथ मेज पर बैठकर लंच और डिनर करते हुए देखा जाता था। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के साथ नजदीकी के कारण उन्हें भारत का रासपुतीन कहा जाने लगा। दरअसल रासपुतीन को एक ऐसा ताकतवर तांत्रिक माना जाता है जिसने रूस के शाही घरानों के सदस्यों को अपना कायल बना दिया था और वो सालों तक रूसी राजमहल के खुद राजा की तरह रहता था। रासपुतीन की ही तरह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व मंत्रमुग्ध करने वाला था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, जो ब्रह्मचारी से खुद भी योग सीखते थे, एक जगह लिखते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिखने में तेजस्वी थे, एकदम गोरी चमड़ी वाले और उनकी उपस्थिति करिश्माई थी। वहीं इंडिया टुडे के आर्टिकल में दिलीप बॉब ने लिखा है कि उस वक्त वो 60 साल होने के बावजूद 45 साल से एक दिन ज्यादा के नहीं दिखते थे। उनकी आभा एकदम मसीहा जैसी थी, 6 फुट 1 इंच की हाइट और बिखरे हुए बाल। कोई भी उन्हें ऐसा मसीह समझ सकता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हमेशा अपने शरीर पर सफेद मलमल की चादर ओढ़कर रखते थे और हाथ में एक सफेद रंग का लेडीज हैंडबैग लेकर घूमते थे। उन्हें गाड़ी चलाने और जहाज उड़ाने का काफी शौक था। उनके पास एक नीले रंग की टोयोटा गाड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा उनके पास कई प्राइवेट जेट थे, जिसमें 4 सीटर सेस्ना, 19 सीटर डॉर्नियर और 5 मॉल विमान शामिल थे।
जिन्हें ब्रह्मचारी खुद उड़ाया करते थे। ब्रह्मचारी के सभी विमान दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरते थे, जिसे इस्तेमाल करने की ब्रह्मचारी को पूरी आजादी थी। इसके अलावा पालम के पास सिलकुरा में उनका अपना प्राइवेट हैंगर था। जम्मू के पास कटरा और मानतलाई में उनके निजी हेलीपैड और निजी हवाई पट्टियां थी। यहाँ तक कि साल 1976 में अमेरिका से उन्होंने M5 नाम का एक 4 सीटर जहाज खरीदा था, जिसकी कस्टम ड्यूटी के नाम पर उन्होंने सरकार को फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। यही नहीं, उन्हें कश्मीर में निजी हवाई पट्टी बनाने की भी अनुमति दे दी गई। इससे कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि यह स्थान पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट था। अपने निजी फायदों के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रातों रात भारत सरकार में मंत्री बदलवाने की ताकत रखते थे। उनके इसी दबदबे की बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी में भी की है। उन्होंने लिखा है कि जब मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था, इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मुझ पर गोल डाकखाने के पास एक सरकारी जमीन को उनके आश्रम के नाम ट्रांसफर करने का दबाव डालने लगे, लेकिन मेरा उनको कीमती सरकारी जमीन देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने फाइल को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने एक शाम फोन करके मुझे धमकाया कि अगर उनका काम नहीं हुआ तो वो मुझे डिमोट करवा देंगे। आगे वो बताते हैं कि जब अगले दिन ये मुद्दा लेकर इंदिरा के पास गया और बताया कि कस्तूरा स्वामी ने मुझे धमकाया, तो वो चुप रहीं और उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जिसके कुछ दिन बाद उमाशंकर दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बनाकर इंद्र कुमार गुजराल के ऊपर बैठा दिया गया, लेकिन उन्होंने भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जमीन देने से इनकार कर दिया। नतीजन उनका भी तबादला कर दिया गया। बात मानने वाले मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई। अब ये सब इंदिरा के कहने पर हो रहा था या उनका नाम लेकर किया जा रहा था, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय था कि इंदिरा के राज में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कद काफी बढ़ गया था। हालांकि फिर 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बन पाई तो धीरेन्द्र दिल्ली छोड़कर जम्मू के पास मानतलाई में अपने आश्रम में शिफ्ट हो गए। इसी वक्त जस्टिस शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उन पर कई आरोप लगाए। गैर कानूनी रूप से जमीन के आवंटन और बिना टैक्स चुकाए विदेशी सामान के आयात पर उन पर कई केस खोले गए, लेकिन तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहा और वर्ष 1980 में इंदिरा की वापसी के साथ ही ब्रह्मचारी पर चल रहे मुकदमे को रद्द कर दिया गया। मगर फिर हुआ वो भयानक हवाई हादसा जिसमें संजय गांधी की जान चली गई। इसी के साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की किस्मत ने भी यू टर्न लिया और राजीव गांधी के उदय के साथ ही ब्रह्मचारी का पतन शुरू हो गया। दरअसल कई राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इंदिरा के दूसरे बेटे राजीव गांधी को धीरेन्द्र बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रह्मचारी की वजह से उनकी मां का नाम बदनाम हो, इसलिए जब उन्होंने राजनीति में अपनी मां का साथ देना शुरू किया तो उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को दरवाजा दिखाने का फैसला किया। वो कई बहाने बनाकर धीरेन्द्र को इंदिरा से मिलने से रोक लेते थे और अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर खाने के लिए न्योता भी नहीं दिया जाता था। धीरेन्द्र को रास्ते से हटाने के काम में राजीव का साथ कमलनाथ जी ने भी दिया। उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री के साथ अपने जुड़ाव का प्रचार कर रहा है तो जरूर उसका कोई स्वार्थ होगा। कुछ समय बाद दूरदर्शन पर धीरेन्द्र के योग सिखाने वाले कार्यक्रम को भी अचानक से बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ ताकत की लालच में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी से मिलने की लगातार कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वो उस चबूतरे के पास पहुंच गए जहां उनका पार्थिव शरीर रखा था। कहा जाता है कि राजीव के निर्देश पर ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहां से चुपचाप नीचे उतार दिया गया, जिसके बाद धीरेन्द्र की हरकतों से परेशान हुई सरकार ने उन पर विदेशी हथियारों को रखने और बेचने के सिलसिले में एक आपराधिक मुकदमा भी दायर किया। उनसे सफदरजंग हवाई अड्डे को इस्तेमाल करने की फीस भी मांगी गई। इस बीच उनके आश्रम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और वेतन बढ़ाने के लिए उनके खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, जिससे इस योग गुरु की परेशानी बढ़ने लगी। लेकिन अपनी धन दौलत के बल पर उन्होंने अपने साम्राज्य की डोर पकड़े रखी। मगर फिर जून 1994 में संजय गांधी की मौत के ठीक 14 साल बाद एक रोज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने विमान में सवार हुए ताकि अपनी जमीन का ब्यौरा ले सके। विमान ने गोता खाया और जमीन पर क्रैश कर गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत हो गई और धीरे धीरे उनका साम्राज्य डूब गया। दोस्तों, इस तरह इंदिरा गांधी का भरोसा जीतकर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सियासी गलियारों में अपने नाम की तूती बुलवाई थी।
तो आपको भारत के राजनीतिक इतिहास से जुड़ी ये खबर कैसी लगी, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 9,999 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।